प्रणाम। मैं डॉक्टर निशान टाक इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी के हिंदी सत्र के 717 डे पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी अवगत होंगे कि IAPH फोरम में एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्था है जो पिछले कोविड काल से निरंतर दैनिक वेबिनार का आयोजन करता आ रहा है। प्रारंभ में ये अंग्रेजी और मलयालम भाषा में किया जाता रहा, तत्पश्चात राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी आयोजन किया जाने लगा। इस प्रकार के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथी के विशिष्ट पहचान के तहत सभी इच्छुक लोगों के साथ होम्योपैथी ज्ञान का साझा करना और सभी के बीच एक सद्भावना को प्रोत्साहित करना। आइए आज की इस बैठक को प्रारंभ करने से पहले हम 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करें। धन्यवाद। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। मैं आज के इस बैठक में मुख्य अतिथि डॉक्टर क्षीरोद बिश्नोई सर का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है, डिटेल स्टडी ऑन फूड डिसऑर्डर एंड इट्स होम्योपैथी एप्लीकेशन। मैं डॉक्टर क्षीरोद सर से आग्रह करना चाहूंगा कि आप अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। गुड इवनिंग, नमस्ते एंड प्रणाम। आप सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम। और आरंभ करने से पहले मेरा आभार और धन्यवाद माननीय डॉक्टर MK साहनी सर को, जिन्होंने मुझे ये स्वर्णिम अवसर प्रदान किए, जिनके माध्यम से मैं अपने विचार आप सब तक प्रस्तुत करूंगा। मैं लाइव जुड़े हुए सभी वरीय चिकित्सक और विद्यार्थियों की IFPH की 717वें वेबिनार में हार्दिक स्वागत करता हूं। अब और विलंब ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है फूड डिसऑर्डर्स एंड इट्स होम्योपैथिक एप्लीकेशन, मतलब पैरों के विकारों पर विस्तृत अध्ययन और उसका होम्योपैथिक अनुप्रयोग। ओके, स्लाइड विजिबल है सबको? जी 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 जी। ओके, माई सेल्फ डॉक्टर क्षीरोद बिश्नोई, जो कि अभी मैं एक PG स्कॉलर हूँ RBTS गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर में, और होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर भी हूँ इन द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन था। तो चलिए अभी शुरू करते हैं आज का टॉपिक। फूड डिसऑर्डर्स जो है बहुत कॉमन है, और ये हमारे OPD में भी बहुत सारे केसेस आप लोगों को मिल सकता है, जो कि डिफरेंट एज ग्रुप्स के और डिफरेंट, जैसे कि रिच हो या पुअर हो, सभी बैकग्राउंड्स के कंडीशंस में ये आप लोग को मिलेगा। और ये कंडीशंस जैसे कि कॉमन कंडीशंस, जैसे कि प्लांटर फैसाइटिस, कुछ कुछ कॉमन कंडीशंस आते हैं आपके पास, और कुछ कुछ एक्जिमा भी आते हैं, बुनियंस आते हैं, और कॉन्स भी आते हैं। और ये सब ना हमारे मोबिलिटी, मतलब इधर उधर टहलने में थोड़ा दिक्कत कर सकते हैं, और क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उसको भी ये थोड़ा अफेक्ट करते हैं। और ये जो पैरों के जो दिक्कत है, इससे हम लोग को कुछ कुछ जो कि उसका बैकग्राउंड में जो भी सिस्टमेटिक हेल्थ डिजीज है, फॉर एग्जांपल जैसे कि डायबिटिक फूट अल्सर का अगर पेशेंट आया तो उसके पीछे डायबिटिक फूट डिजीज हो सकता है। फॉर एग्जांपल थ्रोम्बोफ्लेवाइट, जैसे कि DVT, डीप वेन थ्रोम्बोसिस का अगर पेशेंट आया तो उसका सर्कुलेटरी डिसऑर्डर कुछ हो सकता है, या स्किन का आ गया, या सोरियासिस अगर ऑटोइम्यून भी कुछ अगर डिसऑर्डर है, तो ऐसे सिस्टमिक डिजीजेस उसके बैकग्राउंड में जो है ये हमको पता चल सकता है, जैसे कि वो गाउट, अर्थराइटिस, ये सब हो सकता है। ठीक है। सो जो ओल्डर इंडिविजुअल्स है या ओल्डर एडल्ट जो है, ऑस्टियो आर्थराइटिस हो गया, न्यूरोपैथी हो गया, या जो कि वास्कुलर डिजीजेस हो गया, ये सब कॉमनली एडल्ट्स में मिलता है। और एथलेटिक्स तो पता है, एथलेटिक्स एंड एक्टिव इंडिविजुअल्स भी फूड डिजीजेस है। जैसे कि आप सभी को पता है 2023 में जो वर्ल्ड कप था, उसमें मोहम्मद सामी जो थे, वो बॉलर थे, तो उनको भी फूड डिजीज के कारण वो लगभग 1 साल तक क्रिकेट से बाहर थे। अभी IPL खेल रहे हैं। और एंकल इंजरी हो सकता है, स्प्रेन हो सकता है, काल्पनिक स्पर हो, या हील स्पर हो सकता है। सो ये सब पढ़ना इसीलिए जरूरी है। सो ये प्राइमरी इंट्रिंसिक, कुछ कुछ अंदर के इंट्रिंसिक डिफेक्ट्स की वजह से हो सकता है, जैसे कि मेटाटार्सस वायरस, और हो गया मेटाटार्सस प्राइमम प्राइमस वायरस। जो मेटाटार्सस वायरस जो है, इसमें क्या होता है कि जो जो फ्रंट हाफ या एंटीरियर हाफ ऑफ द जो टो रहता है, वो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ रहता है। और मेटाटार्सस प्राइमस वायरस में क्या होता है कि जो फर्स्ट मेटाटार्सल बोन और सेकंड मेटाटार्सल बोन थोड़ा, मतलब उसके बीच में थोड़ा गैप आके, और वो आउटवर्ड थोड़े डिफ्लेक्शन में होता है। और ये
प्रीडिस्पोज कंडीशन है किसके लिए, बनियंस के लिए, जिसको हम हेलेक्स वैल्गस भी बोलते हैं या क्लॉ टोस भी होता है। और आ गया टार्सल सिंटोसिस। इसमें क्या होता है कि सिंटोसिस मतलब जॉइनिंग, तो टार्सल बोन्स का अगर कुछ भी जॉइनिंग हो रहा है तो टार्सल ये होता है सिनोस्टोसिस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सस्टेंटिकुलम टैली का अगर इनएडिक्वेट, उसका अगर डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो रहा है, जो कि बोनी सपोर्ट प्रोवाइड करता है एंकल जॉइंट को, तो उससे भी इंट्रिंसिक डिफेक्ट्स हो सकता है। नेक्स्ट कमिंग टू प्राइमरी एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट्स, इसमें मेनली जेनुवारम और जेनुवाल्गम आता है। जेनुवारम मतलब जैसे कि बो शेप्ड लेग्स होगा, जैसे कि रिकेट्स में भी होता है या ऑस्टियोआर्थराइटिस में होता है कि मेडियल डेविएशन होके ऐसे जेनुवारम होता है। अगर लैटरल डेविएशन है तो उसको हम जेनुवाल्गस बोलते हैं। और एक कंडीशंस पे अभी फोकस करते हैं जो है कि कॉक्सा वेरा, और एक हो गया कॉक्सा वेल्गा। एक होता है क्या है कि नेक और शाफ्ट एंगल, जो कि फीमर का नेक शाफ्ट एंगल जो होता है नॉर्मली 120 से 135 डिग्री रहता है। अगर वो लेस देन 120 हो गया देन इट इज कॉल्ड एज द कंडीशन इज नोन एज कॉक्सा वेरा। अगर वो 135 से ज्यादा हो गया देन द कंडीशन इज नोन एज कॉक्सा वाल्गा। ठीक है, तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस तो ओल्डर इंडिविजुअल्स में बहुत मिलता है आप लोग को ओपीडी में। तो ये जेनुवारम जेनुवाल्गम जो है थोड़ा एडवांस पैथोलॉजिकल कंडीशन जो है जो कि मिल सकता है। नेक्स्ट कमिंग टू अदर स्ट्रेस फैक्टर्स हो सकता है, जैसे कि ऑक्यूपेशनल डिमांड्स। ऑक्यूपेशनल डिमांड्स में जैसे कि कूली हो गया, उनको मतलब बहुत वजन उठाना रहता है, तो उसको उसलिए उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है या और कुछ फूड का समस्या भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल फार्मर्स जो है जनरली मतलब वो जो चप्पल यूज नहीं करते हैं, इसीलिए भी उनको बहुत सारे डिजीजेस होता है, कॉन्स होता है, एक्जिमा होता है, फील्ड्स में एनसाइक्लोस्टोमा वो जो ड्यूडेनल का इन्फेक्शन भी हो सकता है। पुलिस लोग दे हैव टू बी, एज माय मदर इज पुलिस, तो ये मुझे पता है कि ये बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि पुलिस जो है उनको 24 आवर्स ड्यूटी करना रहता है और जनरली वो कहीं पे ज्यादातर खड़े होकर ड्यूटी करते हैं। और उनका ना यूनिफॉर्म में शूज तो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो कि पुलिस लोग मानते हैं कि यूनिफॉर्म इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ देयर सिस्टम। तो हमेशा क्या होता है कि पैर ऐसे दबा हुआ रहता है अंदर, तो इसके कारण भी फूड डिसऑर्डर्स लॉन्ग रन में जाके डिसऑर्डर मतलब जो डेवलप कर सकता है। तो एक्सेसिव वेट बेयरिंग या ये ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टू फुटवेयर फॉल्ट्स, जैसे कि ये वुमेन में जैसे कि कॉमन है, क्योंकि वुमेन आर मोर दे आर मोर फॉन्ड ऑफ वेयरिंग, जैसे कि पॉइंटेड हील्स हो गया या जैसे कि पॉइंटेड शूज हो गया। तो और मोर कॉमनली जो हील्स पहनते हैं, या आजकल एक फैशन आ गया है जो कि क्रॉक्स क्रॉक्स जो पहनते हैं, उससे ज्यादा पसीना होता है अंदर और उससे भी बहुत सारे इन्फेक्शंस, एक्जिमा, सेलुलाइटिस ये सब भी हो सकता है। इसीलिए हम लोग का जो फुटवेयर है ऐसा रहना चाहिए कि ना कि वो बहुत टाइट हो, ना कि वो बहुत लूज हो, और अच्छे से एरेटेड होना चाहिए। और जो सॉक्स जो है रेगुलर इंटरवल पे हम लोग को वो चेंज करना चाहिए। तो ये इससे भी कुछ कुछ दिक्कत हो सकता है जो कि हम आगे जाके देखेंगे। नेक्स्ट कमिंग टू डायरेक्ट ट्रॉमा। डायरेक्ट ट्रॉमा में होता है कुछ भी इंजुरी हो गया, जैसे कि एथलेटिक्स को ये जनरली कुछ ना कुछ इंजुरी होता रहता है। और ये इंजुरी के कारण अगर एक होता है कि ओनाइकोग्राइफोसिस, जिसमें क्या होता है कि जो नाखून जो होता है वो थोड़ा मोटा हो जाता है और लंबा होता है और थोड़ा वो कर्व शेप में आ जाता है, और उसको हम बोलते हैं राम्स हॉर्न नेल्स। जैसे कि फुट का एंकल इंजुरी होके एंकल में कुछ ट्विस्टिंग होके, जो कि फुट बारंबार मतलब ट्विस्ट होता है, उससे भी हो सकता है। कुछ स्प्रेन या मोच कुछ आ सकता है, और अदर फ्रैक्चर्स हो सकता है, कंट्यूजन्स हो सकता है, लेसरेशंस हो सकता है, जैसे कि पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से लगने के बाद कुछ भी लेसरेशंस हो सकता है। तो ये डायरेक्ट ट्रॉमा के कारण भी बहुत सारे फूड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट कमिंग टू एग्जामिनेशन ऑफ फूड। एग्जामिनेशन ऑफ फूड में हम पहले देखेंगे कि पहले इंस्पेक्शन करेंगे, देखेंगे कि कुछ बोनी ग्रोथ है क्या, और उसका सरफेस जो है बहुत मतलब जो आर्च रहता है फूड का बहुत ऊंचा है क्या आर्च, बस ऐसा है कि बस उसका टो टच कर रहा है और उसका हील टच कर रहा है, या उसका बहुत फ्लैट फुट कुछ लोगों का होता है, ये फ्लैट फुट है क्या, ये भी चेक करना है। और नीचे का जो सरफेस है जो कैरोटोसिस अगर हुआ है तो वो फाइब्रोसिस होके वहां पे कैरोटोसिस हुआ है क्या, कुछ इरप्शंस निकला हुआ है क्या, कुछ अल्सर्स है क्या, ये सब कुछ हमको इंस्पेक्शन में करना है। और पाल्पेशन में भी देखना है कि फूड का जो है कुछ
डेवलपमेंटल कुछ डिफेक्ट आया है क्या, कुछ मोटर न्यूरॉन डिजीज की वजह से भी कुछ अगर बोनी ग्रोथ हो रहा है क्या, और कुछ ट्यूमर की वजह से भी, मैलिग्नेंसी कंडीशन की वजह से भी अगर कुछ ग्रोथ हो रहा है क्या, ये सब देखना है। और मूवमेंट्स भी देखना है, और पेशेंट्स को बोलेंगे कि चलने के लिए थोड़ा आगे पीछे होने के लिए भी बोलते हैं, और भी डॉर्सिफ्लेक्शन करने के लिए, एक्सटेंशन करने के लिए भी पेशेंट्स को बोलते हैं, जिससे कि हम लोग का मूवमेंट्स का एग्जामिनेशन हो सके। और होता है कि न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, जैसे कि कुछ कुछ डिजीजेस न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस होता है, जैसे कि सिरिंजोमाइलिया हो गया, जिसमें कि स्मॉल मसल्स ऑफ हैंड इफेक्ट होता है, और कैविटेटरी लीजन्स इन द स्पाइनल कॉर्ड होके क्या होता है कि उससे डिसोसिएट फिनोमिनन एक होता है। मतलब मेडियल साइड में क्या होगा कि पेशेंट्स को पता नहीं चलेगा कि टेम्परेचर क्या है उसका, ये नहीं पता चलता है, तो ये डिसोसिएट फिनोमिनन बोलते हैं। सिरिंजोमाइलिया के केसेस में होता है, और नहीं तो पोलियोमाइलाइटिस के केसेस में होता है, नहीं तो पेरोनियल मस्कुलर एट्रोफी के केसेस में भी होता है कि न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन से भी ये करना चाहिए, इसलिए क्योंकि न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन से भी बहुत सारे डिजीजेस होता है। और एक है मार्फन सिंड्रोम में भी फूड का डिसऑर्डर्स आता है, चारकोट मेरी टूथ डिजीज है, उससे भी फूड का डिसऑर्डर्स आता है। तो बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस है, इसीलिए न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशंस भी करना जरूरी है। और नेक्स्ट कमिंग टू स्पेशल इन्वेस्टिगेशन। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में जैसे कि स्पेशल डिजीजेस भी आएगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फैलेरिया की केसेस में हम लोग को फैलेरिया टेस्ट करना चाहिए, लेप्रोसी की केसेस में लेप्रोसी टेस्ट करना चाहिए, और जैसे कि डायबिटिक फूट अल्सर का अगर पेशेंट आ रहा है तो डायबिटीज का भी टेस्ट करना चाहिए। तो ये सब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के अंदर में आएगा। ठीक है, तो ये खत्म हो गया, एग्जामिनेशन ऑफ फूड भी अच्छे से करना चाहिए जो डॉक्टर्स को। नेक्स्ट कमिंग टू द डिफॉर्मिटीज ऑफ द फूट एंड टोस, इसमें स्टार्टिंग में आएगा पेस प्लानस और फ्लैट फूट। इसमें क्या होता है कि जो लॉन्गिट्यूडिनल आर्च ऑफ द फूट रहता है वो क्या होता है, फ्लैटनिंग हो जाता है, जिसकी वजह से ये कंडीशंस आता है। और कुछ कुछ डिजीजेस है जैसे कि मार्फान सिंड्रोम, जैसे अभी बताया, जिसमें कि अरेक्नोडैक्टाइली रहेगा, 15 क्रोमोसोम की डिफेक्ट की वजह से होता है। इसमें क्या होता है कि स्पाइडर लाइक, मतलब बहुत लंबा लंबा हाथ पैर हो जाएगा पेशेंट्स का। और इसमें माइट्रल रिगर्गिटेशन, हार्ट का कंडीशंस भी रहता है, लेकिन फूड के बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, अरेक्नोडैक्टाइली फूड डिफॉर्मिटी भी आ सकता है, और स्कोलियोसिस भी होता है, काइफोसिस भी होता है। तो ये सब कंडीशंस मिलता है। और एक होता है एलर डानलर सिंड्रोम में होता है ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा की ये केसेस में भी आप लोग को फूड का डिसऑर्डर्स मिलेगा। तो ये जो डिफॉर्मिटीज ऑफ फूड जो है वो हम लोग एक सिंपल वे में ओपीडी में कैसे एग्जामिन करेंगे कि पेशेंट्स को फ्लैट फुट है या नहीं। जस्ट आस्क द पेशेंट टू वॉश हिज, बोलेंगे कि आप थोड़ा आपके पैर धो के आइए, और उसको बोलिए कि खाली पाँव पे वो चलेगा, यहाँ पे चलेगा। ठीक है, तो उसको पता चलेगा कि हम लोग का कौन सा सरफेस जो ग्राउंड पे कांटेक्ट पे आ रहा है और कौन सा सरफेस नहीं आ रहा है। तो उससे हम लोग सिंपल टेस्ट है जो कि हम लोग एग्जामिन कर पाएंगे कि वो फ्लैट फुट है या नहीं। नेक्स्ट कमिंग टू पेस कावस और क्लॉ फुट, इसमें क्या हो गया, आर्च जो है थोड़ा बढ़ जाएगा। और ये कौन सा कंडीशंस में आता है, जैसे कंडीशंस लाइक पेरिनियल मस्कुलर एट्रोफी, जिसको हम वही चारकोट मैरी टूथ डिजीज बोलते हैं, सिरिंजोमाइलिया जस्ट आई हैव एक्सप्लेन, पोलियोमाइलाइटिस जिसमें कि पैरालिसिस, वो केसेस में भी ये क्लॉ फुट जैसे आता है। ठीक है, और ये जो क्लॉ फुट जो है क्यों होता है, क्लॉ फुट इसलिए होता है क्योंकि वीकनेस ऑफ सम स्मॉलर मसल्स, जैसे कि लुम्ब्रिकल्स हो गया, इंट्रोसई हो गया, डोर्सल इंट्रोसई, ये जो मसल्स होता है पैर में, तो ये सब की लुम्ब्रिकल्स और इंट्रोसई मसल्स की वीकनेस की वजह से क्या होता है कि वो जो है कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से आर्च थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसीलिए पेस कैवस या क्लॉफुट होता है। और नेक्स्ट कमिंग टू अदर कंडीशन दैट इज टेलिपस कैल्केनियो वल्गस या क्लबफुट, इसमें जनरली ये चिल्ड्रंस को या न्यूबॉर्न्स को होता है। इसमें क्या होता है, फुट जो है बाहर की तरफ और अपवर्ड की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टू स्वेलिंग्स, अभी तो फूड डिसऑर्डर्स कुछ कुछ देख लिया, अभी कमिंग टू स्वेलिंग्स, क्या क्या स्वेलिंग्स हो सकता है। कॉर्न और कैलोसिटी, ये तो आपको होम्योपैथी में बहुत सारे केसेस है, जैसे कि एक प्रिजुडिस नोशन भी है कि लोगों को लगता है कि कॉर्न होम्योपैथी से अच्छे से ठीक होता है, वार्ड्स हो गया, कॉर्न हो गया, तो ये तो इसीलिए कॉर्न का पेशेंट्स आपको बहुत सारे मिलेगा। ये जितने सारे फोटोज में लिया हूँ सब मेरे ओपीडी के ही फोटोज है, जैसे कि ये हो गया, कॉर्न हो गया, तो बहुत सारे कॉर्न है। और प्लांटर वार्ड्स, मतलब प्लांटर सरफेस ऑफ फूट में आपको वार्ड्स मिल सकता है, वो सीडी वार्ड्स हो सकता है, या पेडंकुलेटेड वार्ड्स हो सकता है, या कॉलीफ्लावर, जो भी है अलग अलग वार्ड्स हो सकता है, लेकिन ये भी आप लोग को मिल सकता है। और गैंग्लियन तो पता है, गैंग्लियन तो हम जैसे कि हाथ में अगर गैंग्लियन हो रहा है तो हम जनरली रूटा प्रेस्क्राइब करते हैं, सिमिलरली पैर में भी हो सकता है गैंग्लियन। ठीक है,
नेक्स्ट कमिंग टू मैलिग्नेंट ट्यूमर की वजह से भी कुछ ना कुछ स्वेलिंग आ सकता है। नेक्स्ट कमिंग टू जो फुट, जो पैरों की जो जो दिक्कत है, स्किन की वजह, स्किन डिसऑर्डर्स की वजह से हो सकता है, नेल डिसऑर्डर्स की वजह से हो सकता है, सर्कुलेटरी डिसऑर्डर्स की वजह से हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल, मेटालॉजिकल, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स या रूमेटिक डिसऑर्डर, लेप्रोसी, फाइलेरियासिस, इतने सारे कॉजेस की वजह से हो सकता है। सो वन बाय वन अभी देखते हैं। पहले चलेंगे स्किन एंड टिश्यूज में कोई दिक्कत हो रहा है क्या। तो एक हो गया हाइपर हाइपर केराटोसिस, ठीक है। हाइपर केराटोसिस मतलब अगर कुछ भी एक्सेस थिकनिंग वहां पे हो रहा है ड्यू टू केराटिन डिपोजिशन की वजह से, अगर कुछ भी हो रहा है तो देन ये हो गया एक, ये एक पेशेंट था, ठीक है, तो उसका मैं फोटो लिया हूँ, यहाँ पे ऐड किया हूँ। तो ये हो गया जो पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये हो गया हाइपर केराटोटिक लीजन। और हार्ड कॉर्न हो सकता है, सॉफ्ट सीड कॉर्न हो सकता है, नियोवास्कुलर कॉर्न भी हो सकता है, और सॉफ्ट कॉर्न ऐसा हो सकता है। जैसे कि हम लोग एंटिम क्रूड देते हैं पेशेंट्स को, इफ इट इज इफ द पेशेंट इज वॉकिंग मतलब सेंसिटिव अगर है चलने में, तो हम एंटिम क्रूड देते हैं, साइलिसिया देते हैं, रननकुलस बल्बोसस देते हैं, और हाइपरिकम भी देते हैं। तो बहुत सारे केस, बहुत सारे ड्रग्स है होम्योपैथी में जो कि हम कौन के केसेस में देखते हैं। अगर एक एक डिस्कस करें तो उतना टाइम नहीं मिलेगा और पूरा हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए थोड़ा मैं फास्टली चलता हूँ, ठीक। नेक्स्ट कमिंग टू हील बर्साइटिस। हील बर्साइटिस में क्या होगा कि जो बर्सा प्रेजेंट है हील बोन और एचिलिस टेंडन के बीच में, उसमें इंफ्लामेशन आ जाता है, इसीलिए वो कंडीशन को हम हील बर्साइटिस के नाम से बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टू टीनोसाइनोवाइटिस, ये भी कंडीशन है जहां की इंफ्लामेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ द टेंडन सीथ इन द फुट होता है, ठीक है। तो अगर एचिलिस टेंडन के लिए, अगर ये पिकुलियर वार्ड जो है बोरिक में लिखा हुआ है, रूटा में भी है, एचिलिस टेंडन में अगर है तो ये टीनोसाइनोवाइटिस में देखते हैं। स्प्रेन तो होता है, जैसे कि रस्टक्स हम उसको केसेस में जनरली देते हैं, स्प्रेन के केसेस में गैंग्लियन होता है। और एक कॉमन कंडीशन जो कि इसलिए मैं थोड़ा उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्क्राइब किया हूँ, प्लांटर फास्साइटिस का केसेस बहुत मिलता है। जनरली आप वुमेन से एक बार पूछ लीजिए, जब भी आप केस टेकिंग कर रहे हैं तो एग्जामिनेशन का टाइम थोड़ा पूछ लीजिए कि हील में आपके पेन है या आपके तलवे में कोई दर्द है, देन द पेशेंट विल गो ऑन टू डिस्क्राइब, हाँ सर सुबह में थोड़ा दर्द होता है या शाम में होता है या थोड़ा टिंगलिंग सेंसेशन भी होता है, ठीक है। तो ये सब आपको मिल सकता है। तो ये क्यों होता है, ये होता है कैल्सिफिकेशन जो हो, देखिए पहले जैसे कि कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर्स होता है और कुछ एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स होता है। इंट्रिंसिक फैक्टर्स में जैसे कि इंक्रीजिंग एज हो गया या एक्सेसिव फूड का प्रोनेशन हो गया ओबेस्ड पर्सन्स में। एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स में जैसे कि ऑक्यूपेशन हो गया, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग की वजह से हो गया, ये सब मिला के कुछ कभी कभी माइक्रो टीयर्स होता है, ठीक है, माइक्रो टीयर्स होता है। तो ये माइक्रो टीयर्स जो होता है उसमें कैल्शियम का डिपोजिशन लॉन्ग रन में हो जाता है, और इसीलिए क्या होता है कि हील में, हील्स पर या कैल्केनियस पर या प्लांटर फैसाइड ये सब कुछ डेवलप करता है, ठीक है। तो ये कॉमन कंडीशंस है जो कि फूड के डिसऑर्डर्स में आप लोग को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टू इन्फेक्शंस की वजह से, अगर इन्फेक्शंस में कॉमनली हो गया कि इंटरट्राइगो, इंटरट्राइगो मतलब इन बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ द स्किन या इन बिटवीन द यहाँ पे टोस, इन बिटवीन द फिंगर्स अगर हो रहा है तो इंटरट्राइगो होगा, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टू ए कंडीशन नोन एज सेल्यूलाइटिस। सेल्यूलाइटिस में ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से सेल्यूलाइटिस हो सकता है। नेक्स्ट कमिंग टू वेरुसा पेडिस हो सकता है। इसमें आपको ऐसा लगेगा कि पिन पॉइंट ग्रेन लाइक फूड में थोड़ा स्पॉट्स है, पिन पॉइंट स्पॉट्स है, ग्रान थोड़ा ग्रेन लाइक फीलिंग दे रहा है। आप अगर पल्पेट करेंगे जब भी तो ग्रेन लाइक फीलिंग देता है, तो ये वेरुसा पेडिस ऐसा ही दिखता है एग्जैक्टली जो फोटो में दिया हूँ। नेक्स्ट कमिंग टू बैक्टीरियल पैरोनैकिया, ये तो बहुत कॉमन है, आपको मिल सकता है और आपको भी कभी ना कभी हुआ होगा ये बैक्टीरियल पैरोनैकिया जो होता है, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टू बैक्टीरियल पैरोनोकिया। कॉइलोनोकिया कहाँ पे होता है, आयरन डेफिशिएंसी डिजीज, स्मॉल जो स्पून शेप नेल्स होता है उसमें होता है। नेक्स्ट कमिंग टू सुडोमोनास पायोसिनिया की वजह से कुछ कुछ इन्फेक्शन होता है, यही है वही है सुडोमोनास एरिजिनोसा जो है वही है, उसकी वजह से भी कुछ कुछ फूड में इन्फेक्शन होता है। और एक हो गया टीनिया पेडिस। टीनिया पेडिस के केसेस में भी जैसे कि टीनिया के केसेस अगर हेड पे हो रहा है टीनिया कैपिटिस, अगर ग्रोइन रीजन में हो रहा है टीनिया क्रूरिस, अगर पूरा बॉडी में हो रहा है कॉर्पोरिस, सिमिलरली अगर फूड पे हो रहा है तो टीनिया पेडिस, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टू डिसऑर्डर्स ऑफ स्वेटिंग। स्वेटिंग हाइपरहाइड्रोसिस का केस तो आपको बहुत मिलता होगा और आप लोग बहुत मक्सॉल साइलिसिया ये सब प्रेस्क्राइब करते होंगे, ठीक है। तो मुझे भी एक डिसऑर्डर ऑफ स्वेटिंग का एक केस मिला था, सो थोड़ा केस भी थोड़ा डिस्कस कर लेते, नहीं तो पूरा लेक्चर
बोलते हुए पूरा बोरिंग हो जाओगे आप लोग भी। तो एक 18 ईयर ओल्ड गर्ल जो है कि मेरा ओपीडी 6 नंबर था, तब वो कंप्लेन लेके आई थी। तो उसका एक्सेसिव स्वेटिंग हो रहा था, पाम से भी हो रहा था और सोल्स ऑफ फीट से भी हो रहा था। और ये जो है मोडालिटीज उसका जो है, अग्रेवेशन कब था, एंगर के टाइम, सैडनेस के टाइम, ड्यूरिंग राइटिंग एग्जामिनेशन। और उसको ना वो एंजाइटी का भी दवा ले रही थी पहले, ठीक है, क्योंकि आ, वो जो बताई बाद में कि मुझे मतलब उसको एक लड़का पसंद पसंद था, और वो ये जो लड़की है, 18 ईयर की जो लड़की है, वो एक मुस्लिम थी। तो थोड़ा कैस्ट की वजह से दे हैव टू बिकम अपार्ट, सो इसीलिए तो उसके बाद उसे डिप्रेशन भी हो गया था। तो और लेकिन एंजाइटी और दिक्कत ये हो गया था। तो द पेशेंट ऑल्सो सफर फ्रॉम हेडेक हो रहा था, मोशन इन ए कैरेज, मतलब जब भी गाड़ी से जाती थी, बाइक से नहीं, नॉर्मली जैसे कि गाड़ी से जाने के बाद ही हो रहा था, ठीक है। नेक्स्ट, द पेशेंट हैड अ मैटरनल हिस्ट्री ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। इसीलिए आप यहाँ पे भी प्रेस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, मैं स्टार्टिंग में ही एडवाइस कर लिया थायराइड प्रोफाइल, जो कि बाद में मैं देखा कि थायराइड प्रोफाइल उसका नॉर्मल था, ठीक है। क्योंकि हाइपरथायरॉयडिज्म के केसेस में भी आपको बहुत स्वेटिंग, पाल्पिटेशन, इंटेंशनल ट्रेमर ये सब मिल सकता है। द पेशेंट was a hot patient, desired sweet, wants bathing and aversion to milk. Her menses are normal. She was thirstless and constipated. She was afraid of high places and animals. Her pulse was rapid with 85 beats per minute. She weeps easily and gets angry easily. Needs consolation only from her mother. ठीक है। और फादर भी मतलब उनके मदर थोड़ा डिवोर्स है, तो फादर इज ऑल्सो नॉट स्टेइंग विद द पेशेंट। तो मैं बहुत सारे मेडिसिन एक्चुअल में स्टार्टिंग में बहुत सारे मेडिसिन ट्राई किया, जैसे कि और बहुत सारी चीजें सीखने के लिए भी मिला मुझे इससे। पेशेंट एक्चुअली फॉस्फोरस पेशेंट थी, तो फॉस्फोरस से काम नहीं किया। फॉस्फोरस 30, 200, 1 नम तक गया। मैं कैलकेरिया कार्ब दिया। कैलकेरिया कार्ब से भी, क्योंकि मदर भी मेरे अंडर ट्रीटमेंट आ रही थी, मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस की केस था, तो वो आ रही थी, तो कैलकेरिया कार्ब थी, तो मैं कैलकेरिया कार्ब भी ट्राई किया, क्योंकि कैलकेरिया कार्ब में भी है कि आपको बहुत सारा स्वेट मिलेगा, कॉन्स्टिपेटेड मिलेगा, तो ये सब था, तो ये भी ट्राई कर लिया। और मैं सोचा कि थोड़ा इंटरकरेंट भी देते हैं, तो सल्फर भी एक बार ट्राई कर लिया। उसके बाद कॉमन मेडिसिन हम जो यूज करते हैं मक्सल, साइलिसिया, तो मैं सोचा कि साइलिसिया भी ट्राई कर लिया। और उसके बाद मैं सरकार सर से भी मतलब थोड़ा सजेशन लिया, मेरे एक सीनियर थे, उनसे कॉल से बात किया, और सरकार सर मुझे रिकमेंड किए कि आप जैबोरेंडी क्यू यूज कीजिए एक बार। तो जैबोरेंडी क्यू भी यूज किया, उससे भी कुछ आराम नहीं हुआ। और एक रेक्वेक का भी ड्रॉप आता है, सम R32 और R39, एग्जैक्टली आई डोंट रिमेम्बर, तो वो भी यूज किया, उससे भी कोई आराम नहीं हुआ। लेकिन वो एक कंप्लेन बताई मुझे वो पेशेंट्स की, जब वो चलती है उसको लगता है कि वो पैर पानी में डुबा के चल रही है, ठीक है, ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो ये जो एग्जैक्ट जो सिम्टम जो है सानिकुला में भी है, कि एज इफ द फीट इज डिप्ड इन कोल्ड वाटर, ऐसा लगेगा। और उसका थोड़ा सोरनेस भी था पैर में, इसीलिए मैं सानिकुला दिया, और सानिकुला में 50% आराम हुआ था, ठीक है। लेकिन पूरी तरह से अभी ठीक नहीं हुआ, 50% आराम लेकिन हुआ था, और अभी तक वो सानिकुला में कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टू अनदर कंडीशन, तो ये एक केस था, तो सानिकुला 200 देके अभी तक सानिकुला ही चल रहा है, 200 ही पोटेंसी, सेम पोटेंसी में चल रहा है, और 1 मंथ में ऐसे मैं फॉलोअप में बुलाता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट कमिंग टू ब्रोम हाइड्रोसिस, इसमें क्या होता है कि अबनॉर्मल फॉल स्मेलिंग स्वेट, ठीक है। तो इस पे भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जब मैं होम्योपैथी, मतलब मेरा फर्स्ट एग्जाम था, तो वाइवा में गया था मैं, तो मैडम जो है, मतलब वो भी यहाँ के एक स्पीकर है, डॉक्टर सुमना कुमारी पंडा मैम जो है, तो वो एक मुझे क्वेश्चन पूछे थे मैम कि नेम फ्यू ड्रग्स, 6 ड्रग्स ऑफ अबनॉर्मल फॉल स्वेलिंग स्वेट। तो तब मैं ये बताने में थोड़ा नाकाम हुआ था, तो लेकिन बाद में मुझे ये रियलाइज हो गया कि ये अमनम्योर में बहुत सारे ड्रग्स लिखा हुआ है। अमनम्योर हो सकता है, सैनिकुला हो सकता है, जैसे कि सोराइनम हो सकता है, कैलकेरिया कार्ब हो सकता है, साइलिसिया हो सकता है, तो बाद में ये पता चला, तो ये भी केसेस फूड के डिसऑर्डर्स में आ सकता है। नेक्स्ट कमिंग टू एनहाइड्रोसिस की वजह से अगर केसेस आ रहे हैं, ठीक है, ये ड्राइंग ऑफ स्किन होता है, ठीक है। तो ब्रेन में अगर साइड ब्रेन है तो उसके कॉज हो सकता है हाइपोथैलेमिक डिजीज, स्पाइनल कॉर्ड है तो उसका सर्जरी, सिरिंजोमाइलिया, पेरिफेरल नर्व्स का है तो लेप्रोसी, डायबिटीज, स्वेट ग्लैंड्स का अगर है तो कॉन्जेनिटल एक्टोडर्मल डिस्प्लेसिया, एक्जिमा, सोरियासिस, ये सब केस हो सकता है, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा केस है, आप राइट कॉर्नर में देख सकते हैं।
एक मेल, मिडिल एज मेल, दिखने में बहुत हेल्दी और थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन, ठीक है। तो उनका एक कंप्लेन था, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा पैर फटा हुआ है, ठीक है। इट्स नॉट एक्चुअली हील फिशर, लेकिन बहुत ड्राइंग था, और इसमें क्या हो रहा है, बहुत ड्राइंग था और स्केलिंग जैसा ऐसा निकल रहा था, ठीक है। तो मैं एक ही प्रेस्क्रिप्शन दिया, क्योंकि मेरे जो सर जो है वो पढ़ाए थे कि मुझे गिव ग्राफाइटिस if the patient is chilly, fatty and constipated and with aversion to sweets. चिल्ली मतलब चिल्ली पेशेंट, कॉस्टिप मतलब कॉन्स्टिपेशन रहेगा, और चिल्ली, फैटी एंड कॉस्टिप, फैटी तो था मैं बताया, और जनरली एवर्सन टू स्वीट्स। तो जस्ट में ग्राफाइटिस 30 दिया, फर्स्ट फॉलोअप देख सकते हैं, सेकंड फॉलोअप में रूब्रम दिया, तो रिमार्केबल इंप्रूवमेंट हो गया, ठीक है। लेकिन लेफ्ट साइड के केस में आप देख सकते हैं, ये पेशेंट्स मेरे पास 2 महीने से आ रही है, लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। तो समटाइम होम्योपैथिक मतलब कैन बी हार्श टू यू, समटाइम इट कैन बी ए बून टू यू, ये यहाँ से दिखने में मिल रहा है, ठीक है। तो ये भी एक पेशेंट है, वो जनरली 29 ईयर की फीमेल है, उसको भी देख सकते हैं आप, ऐसा पूरा स्केलिंग्स आ रहा है, फिशर्स आ रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, और उनको लगता है कि मतलब ये हाथ जो है बहुत टाइटनेस फील होता है, और जनरली ये नहाने के बाद टाइटनेस बहुत फील हो रहा है, और वो फीमेल बहुत साई है, और थर्स्टलेस है, चिल्ली है, और जैसे कि हाँ, उनका फादर और ग्रैंडफादर दोनों का डेथ ओरल कैंसर की वजह से हुआ है। मदर को अभी मतलब स्किन का दिक्कत है, मतलब उनको भी बहुत सारे गैंग्रीन टाइप का भी पैर में हो गया है, ठीक है। उनका केस भी है, आगे जाके देखेंगे। तो इनको मैं स्टार्टिंग में, ये ऐसा है कि वो पेट्रोलियम उनका खून में दौड़ रहा है, मतलब डॉक्टर्स ने पेट्रोलियम इतनी बार प्रिस्क्राइब किया हुआ है, मतलब उनको, जैसे कि हम फूड के जैसे स्केलिंग्स में, फिशर्स में नॉर्मली देखते हैं कि पेट्रोलियम बहुत यूज करते हैं, टोटलिटी मैच नहीं करते हैं, लेकिन देखते हैं कि पेट्रोलियम बार बार उसको कंटिन्यू होता है। तो पेट्रोलियम 30, 200, 1 एम, 10 एम तक चला गया है, ठीक है। तो पेट्रोलियम ऑइंटमेंट भी चल रहा था, ये मैं देखा था, ठीक है। तो मैं जब केस लिया तो देखा कि उनको अमिनोरिया था सिंस 6 मंथ। सो मैं सोचा कि पल्सेटिला देता हूँ, चिल्ली पेशेंट है, थर्स्टलेस है, और अमिनोरिया का केस था, क्योंकि पीसीओडी का केस था, तो ये था। और तो जब अपना सिम्टम्स भी बता रही थी, ये अभी भी आई थी, मतलब कल ही आई थी, 27 फॉलोअप में आई थी, ठीक है। जब सिम्टम भी बता रही थी तो रो रही थी, तो वीपिंग टेंडेंसी भी था, ठीक है, और बहुत साई है, और मतलब इसकी वजह से ही उनका शादी भी नहीं हो रहा है। तो ये बहुत सारे सिम्टम्स था। तो मैं स्टार्टिंग में पल्सेटिला दिया था, पल्सेटिला काम नहीं किया, पेट्रोलियम तो ऑलरेडी दे चुके थे बहुत सारे लोग, तो मैं कंटिन्यू नहीं किया। उसके बाद मैं ग्राफाइटिस भी दिया, काम नहीं किया। उसके बाद सरसापारिला भी ट्राई किया, काम नहीं किया। अभी जस्ट ट्राई किया हूँ नट्रम्यू, तो देखते हैं व्हाट विल हैपन। तो ऐसे केसेस भी आपको भी मिल सकता है, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टू अनदर केस डिस्कशन, जो कि ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है, ये एक जर्नल में पब्लिश हो चुका है, ठीक है। तो सिमिलरली एक फीमेल थी, उसको भी हील फिशर्स हो रहा था, इचिंग हो रहा था, ब्लीडिंग हो रहा था, एंड वेरी केयरिंग एंड एफेक्शनेट, और उनको हेमोरॉइड्स का हिस्ट्री भी था। तो उनको क्या हुआ था कि कालाजार हुआ था, एज 40 में फाइनोरेसिस हुआ था, एज 42 में हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक भी लगा हुआ था 6 years ago, और मदर को गल ब्लैडर कैंसर से मौत हुआ था, और फादर मायोकार्डियल इन्फेक्शन और हाइपरटेंशन से, और वो हेमोरॉइड्स के लिए और ये जो हील फिशर है उनके लिए, उसके लिए ट्रीटमेंट ले रहे थे। और चिल्ली पेशेंट, फैट एंड फेरी, डिजायर्स बाथिंग, साल्टी फूड और एवर्सन टू स्वीट्स, ये सब था। लेकिन ड्रीम बहुत पिकुलियर था, ड्रीम्स ऑफ डेंजर फ्रॉम वाटर और बीइंग लॉस्ट इन स्ट्रीट्स। नेक्स्ट था ड्रीम्स ऑफ थर्स्ट ड्यूरिंग स्लीप एट नाइट, जो कि हम मेडोराइनम में देखते हैं, वो वाला सिम्टम भी था। और सी ऑलवेज वांटेड कंपनी, एंड हर सन यूज्ड टू एक्कम्पनी विथ हर टू द ओपीडी। और बहुत एंक्सियस भी थी, मेरे जाने के बाद मेरे फैमिली का क्या होगा, तो एंक्सियस अबाउट फैमिली भी थी, और वीपिंग सेंटिमेंटल मूड भी था। तो मैं सोचा कि हील फिशर का केस थोड़ा आरबीएस भी करवा लेते हैं। तो 117 आया था, प्रोविजनल डायग्नोसिस में हील फिशर दिया था, और मैं रिपोर्ट्रेशन करने के बाद सल्फर दिया था। उनको भी पेट्रोलियम, ग्राफाइटिस और हाइड्रास्टिस चल चुका था ऑलरेडी प्रीवियस मेडिसिन में। तो ये फॉलोअप में था, और मैं सोचा था कि सल्फर एक बार देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि रिपोर्टराइज करने के बाद आया था, और एक इंटरकरेंट के रूप में भी काम करेगा। तो बिफोर ट्रीटमेंट 17/5/23 को ऐसा था, और 11/7/2023 को
लगभग 95% आराम हो गया था। तो ये मेरा केस ऑलरेडी पब्लिश्ड है, ये बहुत अच्छा केस था। नेक्स्ट कमिंग टू डेफिशिएंसी स्टेट्स की वजह से, जैसे कि सर्कुलेटरी, न्यूरोलॉजिकल और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे कि सिरिंजोमाइलिया, पोलियोमाइलाइटिस, न्यूरोसिफिलिस, पॉलीन्यूरोपैथी, ट्यूबरकुलर लेप्रोसी, विटामिन डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, जिंक, जिसके वजह से कि स्किन का थिकनिंग हो जाता है, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टू अदर स्किन कंडीशंस होता है, जो कि प्लांटर सोरियासिस की वजह से वेरिकोस वेन्स हो सकता है। और ये भी एक केस जो है विटिलिगो पेशेंट विथ हिपोक्रेटिक टेई, ये भी केस ऑलरेडी पब्लिश्ड है, इस पे और कभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टू एटोपिक एक्जिमा, पुस्टुलर सोरियासिस, चिलब्लेन्स। तो चिलब्लेन्स के लिए होम्योपैथी में बहुत सारे ड्रग है, जैसे कि अगरिकस है, जिंकम है, और एब्रोटेनम भी है, और ऐसे और पेट्रोलियम भी है। तो बहुत सारे ड्रग है। और एक हो गया पिटियरिस रुब्रा भी, ये भी देख सकते हैं। ठीक है, और एक केस है जो कि मैं सियाटिका के लिए पेशेंस ले रहा था, मेरा जो डिजेटेशन है, तो तब मैं देखा कि एक पेशेंट सियाटिका से, मतलब सियाटिका का कंप्लेन था, उसके साथ वेरिकोस वेन्स भी था पैर में। ये आप देख सकते हैं पिक्चर में, वेरिकोस वेन्स था, और दोनों टंग के दोनों साइड में अल्सर था, और बहुत सारे मुंह के अंदर बहुत सारे म्यूकोसिल्स भी थे, और ऐसे सर सर पे एक सिस्ट जैसा भी, पेडुंकुलेटेड सिस्ट भी था। तो इसका बहुत फॉलोअप में लिया हूँ। लेग कैनाइनम 30 दिया था स्टार्टिंग में, क्योंकि सियाटिका का प्रॉब्लम था। तो सियाटिका में इम्प्रूवमेंट आ गया था, और उसके बाद टॉन्सिलाइटिस, रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस हो रहा था, जिसके लिए मैं लेग कैनाइनम दिया था, तो फिर से 200 पोटेंसी में। उसके बाद वेरिकोस वेन, लेकिन उसका तभी था, लेकिन रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस जो है वो ठीक हो गया था। उसके बाद मक्सोल दिया था, जिससे कि म्यूकोसिस जो था वो रिलीव हो गया। उसके बाद लकेसिस जब दिया, तब वेरिकोस वेन्स भी डिसअपियर हो गए, क्योंकि वो जो पेशेंट जो है बहुत सस्पिशियस थे, और मेरे बारे में भी प्रिंसिपल को 2 बार कंप्लेन भी कर चुके हैं, क्योंकि वो एग्जैक्टली 145 को आते हैं और बोलते हैं कि डॉक्टर क्यों जल्दी चले गए। अगर मैं 145 को भी चला गया या 140 को भी घर चला गया, देन यूज टू कंप्लेन टू द प्रिंसिपल। मतलब इतने स्ट्रिक्ट है, सस्पिशियस बहुत है कि, और फियर ऑफ कैंसर था कि वो बार बार पूछते थे कि सर ये जो अल्सर जो हुआ है, कुछ दिक्कत नहीं हो सकता है ना, मतलब कैंसर कुछ नहीं हो सकता है ना, ऐसे वो पूछते थे मुझे। तो इसीलिए मैं थोड़ा लकीसिस 200 दिया था, तो उनका वेरिकोस वेन डेवलप, मतलब डिसअपियर कर गया, लेकिन अल्सर जो है अभी भी है। इसीलिए मैं वो जनरली, मैं भी थोड़ा, मतलब पेशेंट वाज सो एंग्शियस अबाउट हिज हेल्थ कि मुझे भी डर लगा। उसके बाद मैं वो डेंटल ओपीडी जो होता है, आरबीटीएस कॉलेज में है डेंटल ओपीडी, वहां पे मैं रिफर कर दिया हुआ केस को, क्योंकि ये अल्सर बहुत दिन से है, ठीक नहीं हो रहा है। सो आई डिडंट टेक एनी चांस अबाउट इट। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टू इरिटेंट एंड कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस की वजह से हो सकता है। तो ये मेरा एक जूनियर का केस है, ये एक्चुअल मेरा केस नहीं है, तो मैं फोटो के लिए यहाँ पे लगा दिया हूँ। लाइकन प्लानस भी हो सकता है। लाइकन प्लानस में तो आपको पता है 6 पीस देखते हैं हम, जो प्रोराइटस फ्लैक्स देखते हैं, प्रोराइटस देखते हैं, पॉलीगोनल होना चाहिए, और वो जो है और हम देखेंगे कि उसमें वकिन विकैन स्ट्राइड दिखना चाहिए, कॉर्बनर्स फिनोमिनन दिखना चाहिए। तो ये लाइकन प्लानस का डायग्नोसिस आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट कमिंग टू टैलेनोर। टैलेनोर में क्या होता है, जनरली पुलिस पर्सन या एथलेटिक्स जो वो पैरेड करते हैं, तो उनका दे स्ट्राइक देयर फुट हार्डली अगेंस्ट द फ्लोर। उससे क्या होता है कि इंट्रा एपिडर्मल हेमोरेज हो सकता है, जिसकी वजह से ऐसा कलर आ सकता है। ठीक है, तो वही है टैलोनर। ठीक है, नेक्स्ट अनदर है कि अर्टिकरिया भी हो सकता है। ठीक है, तो ये एक है जो कि परप्यूरा की वजह से भी हो सकता है। तो एक गैस्ट्रिक अल्सर की पेशेंट आई थी, तो नेपाल से आई हुई थी, तो उनका ऐसे डिस्कलरेशन था परप्यूरा एग्जैक्टली, तो यहाँ पे मैं दे दिया हूँ। ब्लिस्टर हो सकता है, स्कैबिस हो सकता है। स्कैबिस के लिए हम एक सिंपल सा एग्जामिनेशन कर सकते हैं, जैसे कि इंक लेके यहाँ पे डाल सकते हैं, जिससे कि वो बरोइंग होता है, और नाइट में इचिंग जो बरोइंग जो होता है, उससे वो इंक ऐसे फैलता है। तो और वो भी देख सकते हैं, फैमिली हिस्ट्री में स्कैबिस रहेगा, तो ये डायग्नोसिस इजीली कर सकते हैं। और स्कैबिस जो है फूड में भी हो सकता है, जैसे कि एंटीरियर पार्ट ऑफ द एंकल में हो सकता है, जनरली यहाँ पे होता है, इन बिटवीन द फिंगर टूस हो सकता है, और जहाँ पे हम लोग बेल्ट पहनते हैं वहां पे हो सकता है, अम्बलिकस में हो सकता है। तो इसका बहुत सारे कॉमन स्पॉट्स है। मेलानोमा हो सकता है, या ड्यू टू ड्रग्स आल्सो, सम अदर फूड डिसऑर्डर। अभी देखते हैं इन डिसऑर्डर्स ऑफ नेल्स। तो ये केस था टोटल डिस्ट्रोफिक ओनाइकोमाइकोसिस, बहुत सारे दवा दिया, लेकिन ये टोटल डिस्ट्रोफिक ओनाइकोमाइकोसिस जो हुआ है ये ठीक नहीं हुआ। फर्स्ट फोटो में जो है पेशेंट बार बार मतलब
लगभग 1 साल तक मैं फॉलोअप किया, लेकिन ये कुछ इम्प्रूव नहीं हुआ ये केस में। और तो इन्वोल्यूशन हो सकता है, क्या क्या हो सकता है अभी फोटो के साथ हम लोग देखते हैं, सो दैट आप लोग को कुछ डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो इन्वोल्यूशन यही है, जो कि नेल्स जो है स्किन के अंदर थोड़ा ये पेनिट्रेट कर जाता है, तो इससे इन्वोल्यूशन होता है, या इनग्रोइंग टेनेल्स भी हो सकता है, सब अंगुअल एक्सोस्टोसिस हो सकता है, ठीक है। और सब अंगुअल कॉर्न भी आप देख सकते हैं कि नेल प्लेट और नेल बेड के बीच में सब अंगुअल कॉर्न जो हो रहा है, ठीक है। और जैसे कि पायरोनाइकिया भी हो सकता है, ओनाइकोट्रोफिया भी देख सकते हैं कि ऐसे डिफॉर्मिटी नेल का हो रहा है। ओनाइकोट्रोफी एक बार क्या होता है कि मेरा जो हाथ जो है दरवाजा में थोड़ा मेरा मतलब मैं खड़ा हुआ था वहां पे, मेरा दोस्त ने दरवाजा बंद कर दिया, तो ये थोड़ा मेरा भी इंजुरी आया था। तो मेरा ये ओनाइकोट्रोफिया जैसा नहीं हुआ था, ठीक है। एक हो गया ओनाइकोग्राइफोसिस हो सकता है, कॉइलोनाइका ऑलरेडी मेंशन कर दिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में होता है। ओनाइकोमेडेसिस होता है, ओनाइकोफोसिस, ये मैक्सिमम जो नेल चेंजेस है, ओनाइकोलाइसिस हो गया, ये जो ओनाइकोट्रोफिया हो गया, ये सब सोरियासिस में भी, केसेस में भी आप लोगों को बहुत मिल सकता है, जहाँ पे कि आप पिट्स देख सकते हैं नेल्स में। आप ये भी देख सकते हैं, ऑयल ड्रॉप साइन जो है, साइनिंग दिखेगा आपको, वो भी दिख सकता है, ठीक है। तो सर्कुलेटरी डिसऑर्डर्स में आप देख सकते हैं कि डिजीजेस ऑफ वेन्स में फ्लेबोथ्रोम्बोसिस हो सकता है, जिसमें कि आपको मोजेस साइन एंड होमैन साइन एग्जामिनेशन के टाइम मिलेगा। और एक है कि इट्स अ प्रोकोआगुलेंट स्टेट, जिसके लिए आपको एंटीथ्रोम्बिन 3 इज डिक्रीज। और मोजेस साइन क्या होता है कि जनरली काफ में टेंडरनेस रिजिडिटी आ जाता है, ठीक है। तो काफ में पेन टेंडरनेस रिजिडिटी आ जाएगा, उसको हम मोजेस साइन बोलते हैं। और एक है होमैन साइन। होमैन साइन क्या होगा कि जब पेशेंट डॉर्सिफ्लेक्शन करेगा तो काफ में टेंडरनेस पेन फील होगा, ठीक है, दैट इज नोन एज होमैन साइन। तो ये 2 केसेस मिलता है फ्लेबोथ्रोम्बोसिस के केसेस में। जनरली जैसे कि इंडिया से सैन फ्रांसिस्को जब पेशेंट्स मतलब जब लोग जाते हैं, तो वो जनरली 18 घंटा 20 घंटा का फ्लाइट होता है। तो ज्यादातर फ्लाइट में बैठने के बाद ये फ्लेबोथ्रोम्बोसिस डेवलप कर सकता है, ठीक है। तो ये फ्लेबोथ्रोम्बोसिस का पेशेंट आया था, जिसमें मोजेस साइन एंड होमैन साइन में एलिसिट किया था, और पेशेंट्स को मैं लाकेसिस दिया था। ये बहुत अच्छा केस है। पेशेंट मतलब एक पिकुलियर सिम्टम बता रहा था कि यूज्ड टू से में कि दैट के उसके ऊपर कुछ रेस गिर रहा है, और वो रेस से उसको दिक्कत हो रहा है, और वो रेस से वो बाहर नहीं आ पा रहा है, थोड़ा एक डेल्यूजन टाइप का था। तो ये डेल्यूजन के लिए मैं एक रूब्रिक लगाया था, डेल्यूजन चार्म्ड कैनॉट ब्रेक द स्पेल, ये वाला लगा था उसको रूब्रिक। और उसका टंग टंग मतलब बहुत लंबा था, पिकुलियरली ये था, टंग बहुत लंबा था। तो मैं आ, और भी बहुत सारे सिम्टम्स था, ये बस मुझे याद आ रहा है। तो मैं लैकेसिस दिया था, और फॉलोअप में अभी तक पेशेंट नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होता है, जिसमें कि क्या होगा कि वेन्स का कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर आपको मिल सकता है, पैर में मिल सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता है कि जनरली आफ्टर आईवी कैनुलेशन या इंजेक्शन देने के बाद क्या होता है कि कॉर्ड लाइक टेंडरनेस आ जाता है, जिसको थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस बोलते हैं। नेक्स्ट हो गया वेरिकोस वेन, जिसमें कि वेन्स लार्ज डायलेटेड टर्चुस हो जाता है, और लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी लिम्फेडेमा हो सकता है। तो डिजीजेस ऑफ वेन्स हो गया। डिजीजेस ऑफ आर्टरीज में एक एक करके देखते हैं। एथेरोमा हो गया, इस्केमिया हो गया, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टू एथ्रोमेटस एम्बोलाइजेशन हो सकता है। नेक्स्ट कमिंग टू पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा, विच इज ए मिडिल वेसल वेस्कुलाइटिस बोलते हैं, जिसमें क्या होता है केराटोडर्मा ब्लेनोरेजिका, सस्सिनेट वेलानाइटिस, डक्टाइलाइटिस, ओनाइकोलाइसिस, और नेल चेंजेस, और एंथोसाइटिस, बहुत सारी चीजें मिलेगा आपको ये पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा में। इस्केमिक फूड भी मिल सकता है आपको, ये पिक्चर में है। नेक्स्ट कमिंग टू रेनॉल्ड्स फिनोमेना, जो कि आपको सिस्टमिक स्क्लेरोसिस के केसेस में मिलेगा, जिसके में कोल्ड के कांटेक्ट में या कोल्ड के एक्सपोजर में वासो कंस्ट्रिक्शन की वजह से पैर का कलर चेंज हो सकता है, ब्लू हो सकता है, रेड हो सकता है, व्हाइट हो सकता है। वेरिकोस वेन्स तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एक केस भी देख चुके हैं। और नेक्स्ट कमिंग टू एक्रोसियानोसिस। एक्रोसियानोसिस मतलब तो आपको पता है ब्लूनेस, एक्रो मतलब डिजिट्स, तो ब्लूनेस ऑफ द अगर फिंगर्स हो रहा है तो एक्रोसियानोसिस मिलेगा। लिम्फोडेमा तो ऑलरेडी डिस्कस कर, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन वजह से हो सकता है। और एक हो गया ग्लोमस ट्यूमर। ग्लोमस ट्यूमर क्या होता है कि ग्लोमस बॉडी से एक बेनाइन ट्यूमर निकलता है। ग्लोमस बॉडी कहाँ पे प्रेजेंट है? डर्मिस में प्रेजेंट है। और ये क्या चीज है? एक थर्मो रिसेप्टर से अगर इससे कुछ भी हो रहा है तो ये होता है ग्लोमस ट्यूमर, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टू न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स अफेक्टिंग द फीट में पैराप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, पेरोनियल मस्कुलर डिस्ट्रोफी, एट्रोफी, ठीक है, ये सब होगा। इसमें
चारकोड मैरी टूथ डिजीज, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ सबको। चारकोड मैरी टूथ डिजीज, हम चारकोड के बारे में बहुत पढ़ते हैं, जैसे कि चारकोड स्ट्राइड हो गया जो कि कोलेंजाइटिस के केसेस में होता है, या हम लोग देखते हैं कि चारकोड जॉइंट्स देखते हैं जो कि एक न्यूरोपैथिक जॉइंट डिसऑर्डर्स के केसेस में दिखेगा आपको, या हम लोग देखते हैं कि चार चारकोड वर्टाइगो देखते हैं जो कि कफ सिंकोप की वजह से दिखते हैं। तो चारकोड चारकोड करके बार बार एक क्यूरियोसिटी आता है कि ये चारकोड कौन है। एक्चुअली ये चारकोड जो है एक साइंटिस्ट है जो कि फ्रांस पेरिस से बिलोंग करते हैं। तो वो फर्स्ट ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्क्राइब अबाउट हिस्ट्रिया, ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्क्राइब अबाउट टेबेस डोर्सालिस पेडिस, एंड ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्क्राइब अबाउट कोरिया। तो ये इतने फेमस थे इसलिए इनके नाम पे बहुत सारे डिजीजेस, बहुत सारे ट्रायड्स ये सब बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टू गुलियन बार सिंड्रोम, सबको तो पता ही होगा। गुलियन बार सिंड्रोम एक टाइप ऑफ पैरालिसिस होता है जिसमें कि आपको बाउल और ब्लैडर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, इसमें डीमाइलिनेशन की वजह से डिसऑर्डर्स होता है। नेक्स्ट कमिंग टू लेटरल पॉप्लिटियल नर्व पाल्सी में हो सकता है पोलियोमाइलिटिस, स्पाइना बाइफिडा, स्पाइनल कॉर्ड फेल्स टू डेवलप, टेबस डोर्सालिस पेडिस, टेर्सरी सिफिलिस के केसेस में होता है जिसमें कि पोस्टीरियर नर्व रूट गैंग्लिया या पोस्टीरियर कॉलम को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से आपको जॉइंट का पोजीशन कहाँ पे पता नहीं चलता है, वाइब्रेशन, फाइन टच ये सब पता नहीं चलता है, जिसमें कि आपको रोमबर्ग साइन भी दिख सकता है, ठीक है। तो ये हो गया टैबस डोर्सालिस पेडिस हो सकता है। और एक हो सकता है पार्किंसोनिज्म, सबको तो पता है पार्किंसोनिज्म, जिसमें आपको फेस्टिनेटिंग गेट ये सब मिल सकता है। तो ये इसके लिए भी फूड में थोड़ा डिसऑर्डर्स आ सकते हैं, कोरिया की वजह से भी फूड में बहुत सारे डिसऑर्डर्स आ सकते हैं। तो ये सब बहुत हो गया न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो था फीड को अफेक्ट कर रहा था। नेक्स्ट कमिंग टू मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो था ओबेसिटी। ओबेसिटी इज द कॉज ऑफ मेनी मदर ऑफ और मेनी प्रॉब्लम्स, जैसे कि गाउट हो गया, जैसे कि आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया। तो इसके वजह से तो ये फूड का डिफॉर्मिटी कर सकता है। गाउट हो गया, गाउट में क्या होता है कि फर्स्ट जो है जो मेटाटार्सल बोन होता है उसमें एक स्वेलिंग आ जाता है, जो कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बुनियन है या एक गाउट का पोडाग्रा है। तो वो दैट इज नोन एज पोडाग्रा, यहाँ पे भी एग्जांपल में देख सकते हैं आप लोग। और एक ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमालेशिया की केसेस में, हाइपरलिपिडेमिया। जनरली जब भी पेशेंट हील पेन के साथ आता है देन उसका यूरिक एसिड्स भी ये चेक करना चाहिए कि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ रहता है, नॉट ऑलवेज कि वो कैल्केनिक्स पर, हील्स पर या प्लांटर फासाइटिस की वजह से पेन होता है, कभी कभी हाइपर यूरिसेमिया के केसेस में भी हील पेन होता है, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टू डायबिटिस मेलाइटस, जो भी है डायबिटिस अल्सर, वो भी डेवलप कर सकता है डायबिटिस में, ठीक है। तो इसलिए भी फूड के दिक्कत हो सकता है। नेक्स्ट कमिंग टू रिमेटिक डिसऑर्डर, जिसमें कि रिमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, अभी तो हम ऑस्टियोआर्थराइटिस में देखे थे, जेनुवारम, जेनुवाल्गम, वो सब हो सकता है। गाउट हो सकता है, कैल्केनिक्स पर हो सकता है, स्टिल डिजीज हो सकता है, जो जिसका मतलब है कि फीवर रहेगा, जॉइंट पेन रहेगा, और एक पिकुलियर पैच रहेगा, सॉल्मन कलर्ड रैश रहेगा जिसमें, ठीक है। तो लिप्रोसी के केसेस में भी आपको मतलब वहां पे एनेस्थेटिक फीलिंग रहेगा, डिफॉर्मिटीज आ जाएगा एनेस्थेटिक फीलिंग की वजह से, मतलब पेशेंट को इंजुरी होगा लेकिन उसको फील नहीं होगा कि इंजुर हुआ है, अल्सरेशन होगा इसीलिए, ठीक है। तो ये भी बहुत सारे केसेस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ स्टालवर्ड्स के केसेस है, जो कि डोरोथी शेफर्ड के इनका केस है। A young girl fell from a train, injuring the bones of her foot. The local doctor applied lead lotion externally and ordered rest while waiting for the X-ray. The patients gave arnica at once, then changed it to ledum 4 hourly. तो उससे वो क्या हुआ था कि कुछ दिन बाद वो ठीक हो गया था, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस है, अगर ये सब डिस्कस करेंगे तो हम लोग टाइम नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो माइजमेटिक भी है, रिपोर्टरी भी है, ठीक है। अभी थोड़ा थेरापेटिक भी देख लेते हैं, ठीक है। सो 5-10 मिनट्स में। नेक्स्ट लैकेसिस, इसमें क्या होता है कि अपर पार्ट ऑफ द फुट जो है कवर्ड विद डार्क लेंटिज शेप्ड पिंपल्स, ये मिल सकता है। फुट लाइक मार्बल फ्रॉम वेरिकोज वेन्स, वेरिकोज वेन्स में आप फ्लोरिक एसिड एक दवा दे सकते हैं, जिसमें कि वेरिकोज वेन्स इन वुमेन हु हैव बोर्न मेनी चिल्ड्रन, ये पिकुलियर लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब ये पोस्टपार्टम वेरिकोज वेन्स में भी आपको दे सकते हैं, और अगर हेमामेलिस भी दे सकते हैं, वेरिकोज विद स्टिंगिंग एंड प्रिकिंग टाइप ऑफ पेन भी, ठीक है। और स्वेलिंग ऑफ द फीट, अग्रावेशन फ्रॉम वॉकिंग, रैगार्ड्स ऑफ द टोज, रैगार्ड्स आपको सरसपल्ला में भी मिल जाएगा रैगार्ड्स, ठीक है।
प्राउड ऑफ लेस अबाउट इनग्रोइंग टो नेल्स, इनग्रोइंग टो नेल्स आपको साइलिसिया में मिल सकता है, एंटिंग्रोड में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। वुंड स्टिंजिंग, पर्पलिश अपीयरेंस, इन्फ्लामेशन एंड सुपरेशन ऑफ ओल्ड चिल्ब्लेन्स, ठीक है। तो इन्फ्लामेशन एंड सुपरेशन ऑफ अगर फैलेंजेस एंड डिजिट्स दिया है देन द ड्रग विल बी स्टाफिसाग्रिया, ठीक है। और कौन के केसेस में तो हमको पता है बहुत सारे ड्रग है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो एंटिम्प्रोड भी है उसमें, ठीक। नेक्स्ट कमिंग टू अरुंडो मोरिया टर्निका, ठीक है। उसमें क्या है कि इचिंग, बर्निंग, एडिमा ऑफ हैंड्स एंड फीट होगा, बर्निंग एंड स्वेलिंग ऑफ सोल्स मिलेगा, लेकिन कॉपियस एंड ऑफेंसिव स्वेट ऑफ फीट भी मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टू पेट्रोलियम, सबको पता है क्योंकि फ्रीक्वेंटली अगर कुछ भी हम क्रैक्स देख देते हैं, अग्रावेशन फ्रॉम विंटर, हम तो पेट्रोलियम डिस्क्राइब कर देते हैं। तो इस इसके बारे में मैं ज्यादा मेंशन नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट कमिंग टू साइलिसिया, साइलिसिया में तो फाउल सेट जो निकलेगा, ठीक है, और इचिंग जो होगा, एक्रीड होगा, ठीक है। और जो फूड स्वेट जो निकल रहा है वो सप्रेस होता है जनरली, क्यूप्रोमेट में भी होता है, थुजा में होता है, साइलिसिया में भी होता है, ठीक है। और डिस्टॉर्टेड इनग्रोइंग टोनेल्स ऑलरेडी मेंशन, कॉर्न में मिलेगा ऑलरेडी मेंशन, और जो नेल्स जो है क्रिपल्ड नेल्स मिलेगा। अगर ब्रिटल, क्रम्बल्ड, डिफॉर्म नेल्स मिल रहा है देन इट इज ग्राफाइटिस, अगर क्रिपल्ड नेल्स मिल रहा है देन इट इज साइलिसिया, अगर ब्रिटल एंड डिफॉर्म नेल्स मिल रहा है देन एंटिम्प्रूड आल्सो कैन बी गिवन। और कैनाबिस सटाइवा में एक बोरिक का लाइन है, ठीक है। एफेक्शन इन द बॉल ऑफ फुट एंड अंडर पार्ट ऑफ द टोस में पेन होगा, और फीट फील्स हेवी ऑन गोइंग अपस्टेयर, इसलिए एक लाइन भी है एलन में, डिसलोकेशन ऑफ द पेशेंट फील्स सेंसेशन ऑफ डिसलोकेशन ऑफ पटेला ऑन गोइंग अपस्टेयर, इसलिए कैनाबिस सटाइवा में भी है। तो जो मैं बता रहा था कि जो पेशेंट आई थी उसका ठीक नहीं हो रहा है, तो पेट्रोलियम के बाद में अभी उसको नाट्रम्यूर दिया हूँ। तो उनके मदर जो है थोड़ा देखिए, तो मैं सिकल कॉर देके उनको ऐसे ठीक किया हूँ, ठीक है। ये वाला केस है सिकल कॉर का, जो है सिकल कॉर में इसलिए दिया था क्योंकि ग्रीनिश कलर का देख सकते हैं, अब पस निकल रहा है, ग्रीनिश फिटेड पस निकल रहा है उसमें, और थोड़ा गैंग्रीन टाइप का भी अग्रावेशन फ्रॉम हीट अगर है तो हम सिकल कॉर की तरफ जा सकते हैं। तो इसलिए मैं सिकल कॉर दिया था, तो उनको ये चीज आराम हुआ था, ठीक है। तो ये मैं बता रहा था कि उनके मम्मी भी है, मेरे पेशेंट्स है, तो इसीलिए ये वाला केस है, ठीक है। थुजा में आपको मिल सकता है कि नोडोसिटिस मिलेगा, क्रैकिंग मिलेगा जॉइंट स्पीड में, और इसमें भी फाउल सेट निकलेगा, ठीक है। और टेंडो एचिलिस इसमें भी प्रेजेंट है, तो ये सब मिलेगा आपको। नेक्स्ट कमिंग टू बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड में तो आपको गाउट का मेन सिम्टम्स मिलेगा, जिसमें कि क्रैकिंग इन जॉइंट्स आएगा, और क्रैकिंग इन जॉइंट्स आएगा, और एक है कि उसका यूरिन बहुत फाउल स्मेलिंग रहता है, और एक रेयरली मेडिसिन है लैमियम अल्बम, जो कि ब्लिस्टर ऑफ हील्स फ्रॉम स्लाइटेस्ट रबिंग, अल्सर्स ऑफ द हील के लिए देते हैं। फेरम एसिटिकम जो कि लेस कॉमनली यूज्ड है, वेरिसेस ऑफ द फीट के लिए देते हैं। बारेटा कार्ब जो कि फूड स्वेट के लिए ये भी देते हैं, कलकरा कार्ब के साथ ये भी देते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट कमिंग टू प्रूनस स्पाइनोसा, जिसमें कि आपको एडिमा मिलेगा फीट का, एंकल एंड फीट फील्स एज इफ स्प्रेन्ड मिलेगा, इचिंग होगा, तो फिंगर टिप्स ये में, ठीक है। सो होम्योपैथी इज ए वेरी गुड साइंस टू ट्रीट फूड डिसऑर्डर, मोटा मोटी ये कहने के लिए मैं बोल रहा हूँ। सो बिफोर एंडिंग माई डिस्कशन जस्ट आई विल से लव योर फीट एंड लव योर सेल्फ। थैंक यू। बहुत ही शानदार लेक्चर था सर। बहुत ही फास्ट भी चला हो लेकिन बहुत अच्छा लगा। सबका कंसंट्रेशन बना रहा इस लेक्चर में। थैंक यू। एक आ रही क्या मेरी? हेलो हेलो। सर, मेरी हेलो खिरोज सर, मेरी आवाज आ रही क्या? हाँ आ रहा है सर। आ रहा है सर आवाज? हाँ आ रहा है। सर हील पेन के लिए और प्लांटर फेसियाटिस के लिए सर मेडिसिन। हील पेन के लिए, प्लांटर फैसाइटिस के लिए आप देख सकते हैं कि साइक्लामेन दे सकते हैं, वेलेरियाना दे सकते हैं, अच्छा काम करता है वेलेरिन है। और एक है कि आप फाइटोलका अगरिकस भी अच्छा काम करता है, ठीक है, अगरिकस भी दे सकते हैं। कॉस्टिकम एक कॉमनली जो दवा है बहुत लोग देते हैं, ये भी दे सकते हैं। आमनम्यूर दे सकते हैं अगर कॉन्ट्रैक्शंस के लिए हील पेन हो रहा है तो ये दे सकते हैं। बहुत सारे दवा है हील पेन के लिए, आपको जो सुइटेबल है, और टोटलिटी को भी मैच कीजिए उसके साथ, नहीं कि बस हील पेन हो रहा है तो ये 6 दवा दे देंगे, ठीक है। लेकिन ये सारे दवा लिखा हुआ है एलन में या बोरिक में, तो ये सारे दवा है।
जी सर, जी सर। किसी का क्वेश्चन हो तो आप पुटअप कर दीजिए। सर अभी हमारे पास टाइम है 10 मिनट, तो कोई क्या तो शेयर कर सकते हैं आप सब। हेलो। नमस्ते सर। हेलो हेलो। मेरी आवाज सर आ रही बोलिए, है? आवाज आ रही है सर। हाँ, फिरोज जी, आप अपना पीपीटी को हटा दीजिए। शेयर बंद कर दीजिए, शेयर बंद कर लीजिए। हाँ, यस। आपका ये जो सेशन है, आपने थेराप्यूटिक्स के साथ में इसके पैथोलॉजी और सारी चीज को बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया है। कुछ केस रिपोर्ट्स के विषय में अगर आप बता सकते हैं तो अच्छा रहेगा। कोई केस रिपोर्ट्स को अगर चर्चा करें तो लोगों को और भी जानकारी मिलेगी। इसलिए तो सर मैं बहुत सारे केसेस को जो ऑलरेडी पब्लिश्ड है या जो अभी मेरे अंडर ट्रीटमेंट में है, वो बहुत सारे केसेस को मैं डिस्कस किया। इसीलिए इफ और जो मैं बताया कि सर पेट्रोलियम जो एक दवा है कि बहुत फ्रीक्वेंटली हम लोग यूज कर देते हैं कि बस हील फिसर आ रहा है या हील क्रैक्स आ रहा है। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सबको कि पेट्रोलियम आप मतलब ऐसे केयरलेसली यूज मत कीजिए। जैसे कि पेट्रोलियम बहुत केयरलेसली यूज होता है। मैं देखा हूँ जो भी पेशेंट्स आता है मेरे पास, कुछ भी हील फिसर रहता है, हील क्रैक्स रहता है या पैर में कुछ भी हो रखा रहता है, तो पेट्रोलियम बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है। सो ये मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है। और पहले कॉज भी जानिए कि वो क्यों हो रहा है। उसके वजह से सोरियासिस है, एक्जिमा है, या हाइपर यूरिसेमिया है, डायबिटीज की वजह से हो रहा है। सब कुछ एग्जामिनेशन कीजिए, उसके बाद ही कुछ ना कुछ आप ये पे पहुंचिए, ठीक है। बोन के केस में ऑस्टियोपोरोसिस का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। यस सर। बोन डिजीज में ऑस्टियोपोरोसिस का बहुत बड़ा रोल होता है। ऑस्टियोपोरोसिस का जो कंडीशंस है इसको सुधारने के लिए मुझे लगता है कि केवल दवा के माध्यम से नहीं होगा। इसके साथ में फिजिकल एक्सरसाइज का अभी बहुत, डाइट का भी रोल होता है। और मैं समझता हूँ कि जैसे जितने भी बोन के कंडीशंस में जो मेजर पोर्शंस होते हैं, चाहे पैर के हों या कहीं के भी हों, तो उसमें मेजर रोल जो होता है आपका बोन का जो डेंसिटी है वो डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। और डिसऑर्गेनाइजेशन होने के कारण उसमें ऑस्टियोपोरोसिस जैसा सिचुएशंस क्रिएट हो जाता है। उसमें दर्द हो गया या फ्रैक्चर हो जाना हो गया, इन्फ्लामेशन हो जाना हो गया, ये सब काफ़ी आता है। लाइफ स्टाइल एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जहाँ की लाइफ स्टाइल को बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है मेडिसिन के साथ में। और लाइफ स्टाइल इम्प्रूवमेंट के साथ में आपका बोन है। और फूड आपने जो सेशन में बताया ये तो काफ़ी अच्छा है। और इस सिचुएशन के साथ में अपने बॉडी को एक्टिविटी बनाए रखने के लिए, क्योंकि बोन को जितना हम यूज करते हैं उतना ज़्यादा वो स्ट्रांग बना रहता है। और कहते हैं कि जो बैठे बैठे अगर नहीं उसको यूज करेंगे तो वो उसके अंदर में एक घुन सा आ जाता है और वो ऑस्टियोपोरोसिस होता है। तो यूज एंड मिस यूज ऑफ द यूज एंड ओवर यूज एंड मिस यूज, तीन बात जो फैक्टर्स है वह बोन के खास करके एक्सट्रीमिटीज के जितने भी बोन हैं उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आप उसको किस प्रकार यूज कर रहे हो, किस प्रकार उसको मिसयूज कर रहे हो, या प्रकार उसे आप उसको अब्यूज कर रहे हो। तो ये चीज को लोगों को पेशेंट को हम लोग को गाइडलाइंस देनी चाहिए कि आप इसके साथ में
ऑस्टियोपोरोसिस को मेंटेन करें और बोन के कंडीशंस को इन्फ्लामेशन में। एक चीज और मैं देखता हूँ, मेंटल स्टेट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बोन के केस में। आपका ओवर एक्साइटमेंट एंड हिस्ट्री नेचर ये बोन को कोऑर्डिनेट नहीं करने देता है। आप अपना बॉडी को जितना ओवर एक्साइटेड रहेंगे, नर्वस रहेंगे, तो आपका बॉडी जो है सो स्टेबल नहीं होगा, और स्टेबल नहीं होगा तो बोन पर उसका ये क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा एक बहुत ही डिसबैलेंस हो जाता है और बोन में। फिर हमारा लाइफ स्टाइल, बैठने का तरीका, सोने का तरीका और चलने का तरीका, ये भी हम लोगों का रोल प्ले करता है कि आप कितना केयरलेस और कॉन्शियस होते हो अपने बोन को यूज करने में। तो कॉन्शियसनेस का एस्पेक्ट को भी हम लोगों को दिमाग में रखना आवश्यक होता है। और मैं समझता हूँ कि ये बात जो है, तो हम लोगों को एडिशन से एक दो तीन क्वेश्चन और भी है। हाउ रिजल्ट विल कम व्हेन वी ऐड लेडम पाल एंड acid benzoic in the case of gout and knee pain with uric acid increased? फिरोज जी, हाँ आपके सर। लिए सवाल है। हाँ, चैट बॉक्स में पढ़ लीजिए। हाँ सर। अब मैं जितना देखा हूँ कि बेंजोइक एसिड बहुत अच्छा काम करता है। लेडमपाल का मतलब उतना पिक्यूलियरिटी नहीं मिलता है कि जब भी दर्द हो रहा है तो उसका है कि अम्लोरेशन बाय डिपिंग द फीट इन कोल्ड वाटर, तो वो पिकुलियर सिम्टम एग्जैक्टली पेशेंट्स नहीं बता पाते। इसलिए मैं उतना ये लेडमपाल पे ट्राई नहीं किया हूँ, लेकिन बेंजोइक एसिड पे मैं देखा हूँ कि बहुत अच्छा काम करता है। जबकि पेशेंट्स ये कंप्लेन करता है कि जैसे कि कोलोफाइलम और एक्टिया में भी ये सिम्टम मिलता है कि हाथ में या स्मॉलर जॉइंट्स में पेन हो रहा है, देन बहुत अच्छा काम करता है। और ये मेरे पास एक केस रिपोर्ट भी है जिसमें कि पेशेंट्स का 8.4 समथिंग था यूरिक एसिड लेवल, और वो 4.3 पूरा एग्जैक्टली आधा हो गया था। तो पेशेंट थी एक, तो वो जनरली एक मंथ में हुआ था, 1 मंथ में हुआ था। तो बेंजोइक एसिड में देखा हूँ कि बहुत अच्छा काम कर रहा था। और जो पिकुलियर सिम्टम जो था कि उसका भी यूरिनेशन बहुत ऑफेंसिव जो था, ये चीज मुझे वो पेशेंट्स में मिला था, इसलिए मैं दिया था। और उसमें क्या होगा कि आपको जो नोडोसिटीज जो है वो आपको मिलेगा गाउट में। जैसे कि आप थोड़ा एग्जामिन करेंगे गाउट जो हाइपर यूरिसेमिया अगर मिल रहा है पेशेंट में, तो आप अगर थोड़ा एग्जामिन करेंगे, देन आपको नोडोसिटीज अगर मिल रहा है, देन और वो कट कट आवाज जो है वो निकल रहा है, या क्रैकिंग जो है वो, जैसे कि आप उसको फ्लेक्शन एक्सटेंशन के टाइम अगर मिल रहा है, देन बेंजोइक एसिड काम कर रहा है। तो ये मैं मेरा मानना है। बहुत अच्छा। लेडम कॉल के लिए आपने जो कोल्ड एम्बुलेंस का बात कहा, ये उसके लिए तो बड़ा बेसिक हो जाता है। मैंने भी देखा कि कोल्ड एप्लीकेशन अगर रहे तो कोल्ड एप्लीकेशन में आपको ये लेडम पाल बहुत अच्छा वर्क करता है। लेकिन लेडम पाल के और भी इंडिकेशंस हैं जहाँ की लेडम पाल को पेशेंट डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है कि कैसे कोल्ड से आराम हो रहा है या गर्म से आराम हो रहा है। तो वैसे कंडीशन में अगर आपका उसका एलिमेंट्स का पोजिशन पर लेके भी चलते हैं, तो जैसे पंक्चर वुंड है या किसी तरह से जो हम लोग चलने में आपका स्ट्रेचिंग हो जाता है, बोन का स्ट्रेचिंग हो जाता है, मसल्स का स्ट्रेचिंग के कारण हो जाता है, वहाँ भी आपको पंक्चर वुंड्स का साइन जैसा क्रिएट हो जाता है। उस आधार पर एलिमेंट्री बेसिस पर, प्राइमरी बेसिस पर हम लोग लेडम पाल बिना किसी अगर ये आपका कोल्ड और हीट का अगर आपको एनालाइज नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं और वहाँ पर काम करता। हो सकता है कि वो पैलिएटिव वे में काम करे, लेकिन काम करता है ऑन द बेसिस, ऑन द फैक्टर ऑफ द पॉजिशन। क्योंकि पेशेंट डिस्ट को जनरली माइंड सेट, मैं बता रहा हूँ कि माइंड सेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पेशेंट सभी लोग जानते हैं, सोचते हैं कि नहीं गर्म से आराम मिलता है और ठंडा से ट्राई करते ही नहीं है। तो मैं कभी कभी अपने क्लिनिक में ऐसे करता हूँ कि अच्छा तुम चलो, मैं वहाँ पर आइस पैड लगाओ, आइस पैड को यूज करो, और उसके बाद में मैं उसका टेस्ट करता हूँ, क्लिनिक में ही बैठ करके टेस्ट करवा लेता हूँ। आइस पैड हो या नहीं तो कोई ठंडा चीज से उसका ये ठंडा पानी का बोतल है, उसको वहाँ पर रखवा करके उसको टेस्ट करने का कोशिश करता हूँ।
इससे पेशेंट को लाभ मिलता है या बढ़ जाता है, ये दो बात होगा। और वो 5 मिनट 10 मिनट के अंदर में पता चल जाता है, क्योंकि जब पेशेंट कॉन्शियस होगा उसके प्रति, पेशेंट कॉन्शियस होगा तो कॉन्शियस हो जाने के बाद भी उसको जानकारी मिल जाती है। इस चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि ये लेडम का कंफर्मेटरी सिम्टम्स आ जाता है, ये एक अच्छा ये हो सकता है। ऐसे फिरोज जी आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है। और निशान जी, हम लोग का सेशन अब पूरा हो रहा है, आप सेशन को क्लोज भी कर सकते हैं। और बिंदु राज जी आज के नेक्स्ट हम लोगों के इंग्लिश सेशन के मॉडरेटर हैं। Thank you, Dr. Sahani. Am I audible?